हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन बैंकों के साथ। आज सपोज एक बैंक किसी को लोन दिया है, लेट्स से टेक एन एग्जांपल, सपोज एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन अ लोन टू लेट्स से राम। ठीक है, राम को लोन दिया। अरे राम क्यों, है ना, लाइव एग्जांपल लेते हैं ना पूरा। सपोज एसबीआई जो है वो लोन दिया है विजय को। तो विजय कौन है तुम समझो, है ना, विजय कौन है तुम खुद समझो, विजय माल्या होगा, है ना। तो सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसको लोन दिया, विजय माल्या को लोन दिया। तो ये जो लोन विजय माल्या को दिया है ये हमारे लिए क्या है, एज अ बैंक हमारे लिए एसेट है। फॉर द बैंक इट इज एन एसेट, क्योंकि हम लोन दिए हैं, ये लोन का पैसा हमको फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये लोन क्या हमारे लिए एक प्रकार का एसेट है, जो हम लोन दिए हैं दैट इज एन एसेट। अब इस एसेट के ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलते रहेगा, हर साल हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, सपोज अगर ये इंटरेस्ट का पैसा मिलना बंद हो जाता है, ठीक है, विजय माल्या डिफॉल्ट कर देता, इंटरेस्ट का पैसा नहीं देता, लोन का पैसा वापस नहीं करता, तो अब ये जो एसेट है ये बैंक के लिए इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा। ये जो एसेट है विजय माल्या को जो हम लोन दिए थे, ये लोन जो एसेट है ये एसेट अब बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग हो गया है। मतलब अब ये जो एसेट है बैंक के लिए कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहा, इंटरेस्ट रिसीव नहीं हो रहा। तो ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हम बोलते हैं एनपीए। मतलब वो एसेट जो कि अब बैंक के लिए इनकम जनरेट नहीं कर रहा, दैट एसेट इज बेसिकली कॉल्ड एज एनपीए। क्लियर है व्हाट इज एनपीए? तो एनपीए मतलब बेसिकली डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन बाय द बोरोवर्स। राइट, देखना, an asset including a leased asset becomes NPA when it ceases मतलब stops to generate income for the bank. A non-performing asset is a loan or an advance where interest and installment of principal remain overdue. नहीं मिला है पैसा इंटरेस्ट का और इंस्टॉलमेंट का फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। तो 90 दिन हो गया है और हमको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पैसा नहीं मिला है, तब हम उसको बोलते हैं एनपीए। या फिर द अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर, अगर सीसी अकाउंट है या कैश क्रेडिट अकाउंट है तो 90 दिन हो गया, इसमें कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, the bill remains overdue for a period of 90 days in case of bills purchased and discounted. हम बिल परचेज करके डिस्काउंट करवाए थे और 90 दिन हो गया उसका पैसा नहीं आया है। राइट, द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयरिन रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन्स। अगर हम शॉर्ट टर्म लोन दिए, एग्रीकल्चर लोन दिए हैं, तो 2 क्रॉप सीजन हो गया है, लोन का पैसा नहीं आया है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसा लोन क्या हो गया है, ऐसा एग्रीकल्चर लोन जो है वो एनपीए हो गया है। ठीक है, द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयरिन रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। अगर लंबे ड्यूरेशन का क्रॉप्स है तो एक क्रॉप सीजन में पैसा नहीं आया है तो वो एनपीए है, और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप है तो दो सीजन में अगर पैसा नहीं आया, 2 सीजन का पैसा नहीं आया, तो वो एनपीए होगा। राइट, तो 2 क्रॉप सीजन हो चुका है, पैसा नहीं आया है, तो वो एनपीए है फॉर शॉर्ट क्रॉप्स। और अगर लॉन्ग टर्म क्रॉप्स है तो फिर एक सीजन का अगर पैसा नहीं आया है तो वो एनपीए हुआ। क्लियर है? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनपीए। एनपीए मतलब बेसिकली पैसा ना मिलना, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। राइट, the amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days in respect of securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006। अगर कोई सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन है तो उसका पैसा भी अगर 90 दिन से नहीं आया है तो वो भी क्या है, एनपीए है। ठीक है, अभी तुमको सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग समझ में नहीं आएगा बिकॉज वो हमारे सिलेबस पे नहीं है, तो तुम एनपीए का ये वाला पॉइंट जो है वो इग्नोर कर सकते हो। राइट,
नेक्स्ट, अगर डेरिवेटिव्स मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट का ट्रांजेक्शन है, फ्यूचर हो गया, ऑप्शंस हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट का ट्रांजैक्शंस है और उसका भी अगर 90 डेज हो गया है, पेमेंट नहीं आया है, तो वो भी एनपीए है। क्लियर है? नेक्स्ट, in respect of interest payments, banks should classify an account as NPA only if the interest due and charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter. तो अगर एक क्वार्टर का पैसा जो भी इंटरेस्ट है अगर 90 दिन तक नहीं आया तब वो एनपीए है। जैसे एग्जांपल सोच लो 30/9 को क्वार्टर खत्म होता है तो इसका इंटरेस्ट लगा दिया बैंक। अब यहां से अगर 90 दिन के अंदर अंदर इंटरेस्ट का पैसा बोरोवर दे देता है तो वो एनपीए नहीं है। लेकिन अगर 90 दिन हो गया बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर एंड हुए को 90 दिन हो चुका है और बोरोवर पैसा नहीं दिया है इंटरेस्ट का, तो ये एनपीए है। राइट? एनपीए है क्लासिफाइड इनटू, देखो एनपीए को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला हो गया सब स्टैंडर्ड, ठीक है, दूसरा हो गया डाउटफुल, तीसरा हो गया लॉस एसेट्स, ठीक है। With effect from 31st March 2005, a substandard asset is the one which remain NPA for a period less than or equal to 12 months. तो अगर less than या equal to 12 months हुआ है, 12 महीना हो चुका है या 12 महीना से कम हुआ है, 9 महीना 8 महीना हुआ है, पैसा नहीं मिला, तो ऐसे को बोलते हैं डाउट सब स्टैंडर्ड। राइट? सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि 1 साल से कम समय हुआ है अभी पैसा ना मिले को। राइट? नेक्स्ट, while a doubtful asset is the one which remains NPA for a period more than 12 months, अगर 12 महीना से ज्यादा हो चुका है, अगर 12 महीना से ज्यादा हो चुका है तो उसको क्या बोलेंगे? डाउटफुल। राइट? नेक्स्ट, a loss asset is one where the loss has been identified by the banker or internal external auditor or the RBI inspection but the amount has not been written off. लॉस का मतलब है कि फाइनलाइज हो चुका है बैंक के द्वारा इन इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट या आरबीआई के द्वारा कि ये पैसा मिलेगा ही नहीं, हमको पता है कि ये पैसा और मिलेगा ही नहीं, दैट इज कॉल्ड एज लॉस एसेट। जनरली अगर 3 साल हो चुका है तो उसको हम लॉस एसेट्स बोलते हैं। क्लियर है? तो पहला हो गया सब स्टैंडर्ड, सेकेंड हो गया डाउटफुल और तीसरा हो गया लॉस एसेट्स। क्लियर है? देखना टाइप्स ऑफ एनपीए, दो टाइप का एनपीए, ग्रॉस एनपीए और एक है नेट एनपीए। पहला ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए refers to some amount of all loans defaulted on by the borrower. It is the aggregate outstanding principal value of the gross loan portfolio of the bank that has one or more of the installment of payment overdue for a period more than 90 days. तो जितना आउटस्टैंडिंग पैसा बाकी है, 90 दिन हो चुका है, पैसा नहीं आया है, उसको टोटल करने से क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनपीए। ठीक है? तो ग्रॉस एनपीए मतलब सम टोटल ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है? नेक्स्ट आता है नेट एनपीए। द टर्म नेट एनपीए फॉर नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेट एनपीए रेफर्स टू ग्रॉस एनपीए माइनस द प्रोविजन मेड अगेंस्ट सच ओवरड्यू लोन्स। हम जो प्रोविजन बनाए थे अगर उसको मैं माइनस कर दूं ग्रॉस एनपीए से तो आ जाएगा नेट एनपीए। प्रोविजन क्या होता है? कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस है तो उसके लिए हम पहले से तैयार होते हैं, पहले से प्रोविजन बनाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, है ना? वैसे ही जो हमको एनपीए होगा लग रहा है उसके लिए हम प्रोविजंस बनाते हैं। तो जो प्रोविजन हम बनाए हैं अगर उसको माइनस करेंगे फ्रॉम द ग्रॉस एनपीए देन इट विल बी कॉल्ड एज नेट एनपीए। ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स से 10 लाख रुपया टोटल मिलना बाकी है, ये क्या है? ग्रॉस एनपीए। ठीक है? लेकिन अभी तक हम उसमें से 4 लाख का प्रोविजन बना चुके हैं, 4 लाख का प्रोविजन हम क्रिएट कर चुके हैं। तो अभी नेट एनपीए कितना है? ग्रॉस एनपीए 10 लैक्स माइनस प्रोविजन 4 लैक्स, तो नेट एनपीए होगा 6 लैक्स। क्लियर है? 6 लाख हो गया हमारा नेट एनपीए। क्लियर?
नेक्स्ट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंस ऑफ एनपीए। इंडिया में इतना हाई एनपीए क्यों है, क्या रीजन है इतना हाई एनपीए होने का? पहला, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, पहला पॉइंट है कि गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस। When the banks become government organization, the political interference increases. The normal banking precaution were thrown to winds over political pressure. तो बहुत बार पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हम ऐसे लोगों को लोन्स दे देते हैं जो कि बाद में डिफॉल्ट होता है। लोन्स वर सैंक्शन्ड अंडर पॉलिटिकल डायरेक्शंस रादर देन स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल वाइबिलिटी। तो कई बार पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से लोन्स दिया जाता है, ना कि इकोनॉमिक या फाइनेंशियल वाइबिलिटी के वजह से। तो कई बार एक बोरोवर का अगर हम बिजनेस को एनालिसिस करें तो उसको लोन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कई बार पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से उसको लोन देना पड़ता है और बाद में वो लोन जो है वो डिफॉल्ट होता है, राइट। टू प्लीज वोट बैंक द लोन मिल्स आर वेर ऑर्गेनाइज, है ना। अपने वोट बैंक की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी है लोन्स देता है बैंकों को, मतलब बैंक लोन्स देता है इन प्रेशर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि लोगों को लोन मिले तो लोग वोट देंगे, वोट देंगे तो गवर्नमेंट जीतेगा, राइट। तो ये एक तो पॉलिटिकल माहौल है कंट्री के अंदर कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बैंकों को लोन्स देना पड़ता है और बाद में वो लोन डिफॉल्ट होता है। जैसे गवर्नमेंट बहुत प्रेशर करता है कि एग्रीकल्चर लोन देना पड़ेगा, अब बहुत सारा एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट हो रहा है, बैंक नहीं देना चाहता एग्रीकल्चर लोन, लेकिन गवर्नमेंट का प्रेशर है एग्रीकल्चर लोन देने के लिए, तो इसीलिए लोन देना पड़ रहा है और वो डिफॉल्ट हो रहा है, राइट। Subsequently, the politicians interfere in the recovery process also. This was found to affect the quality of assets of bank as the loan given constitute assets for the bank. With passage of time, politicians started dominating the brands of the bank. They got themselves fitted into the categories from which directions are to be picked up. ठीक है, वो लोग ऐसे ऐसे पोजीशन में आके बैठ जाते हैं बैंकों में कि वहां से बैंक को वो डायरेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जो हैं बैंक में हायर हायर पोजीशंस में हैं और वो पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं बैंकों में, और वो बैंकों को ना चाहते हुए भी लोन्स देना पड़ता है ऐसे लोगों को जो कि सक्षम नहीं है, या नॉर्मली हम उनको लोन्स नहीं देते, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हम उन लोगों को लोन्स देते हैं और बाद में लोन डिफॉल्ट होता है। इंडिया में कितने ही एग्जाम्पल्स हैं, चाहे विजय माल्या ले लो, नीरव मोदी ले लो, हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो कि कंट्री के बैंकों का पैसा खा के भाग गए हैं। और रीजन क्या है, उनको इतना लोन कैसे मिला? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं उसका रीजन है। बड़े बड़े लीडर, नेता, अभिनेता लोग उसमें जुड़े हुए हैं और इसकी वजह से उनको लोन्स मिला है। क्लियर है? नेक्स्ट, विलफुल डिफॉल्ट। जानबूझ के भी डिफॉल्ट करते हैं बहुत सारे लोग। दिस ऑल्सो ब्रॉट टू द कल्चर ऑफ विलफुल डिफॉल्ट्स। इट इज द कॉमन नॉलेज दैट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हैज बीन डिफॉल्टिंग विलफुली। दे डिड नॉट पे when they were in the position to pay. वो लोग पे कर सकते हैं, सक्षम है पे करने के लिए, बट फिर भी जानबूझकर पे नहीं करते। The bank did not recover when they were in a position to recover. At opportune times, these people were able to manage waiver or write-offs. The industrial sector has been the biggest of the defaulter. बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं और जानबूझ के अपना लोन को कैसे ना कैसे वेव करवा लेते हैं, माफ करवा लेते हैं, राइट ऑफ करवा लेते हैं। At one time, when the Committee of Industrialists recommended a closure of weak public sector banks, the employee union threatened to name the big defaulters. तो कई बार जब सोच लो कि पब्लिक सेक्टर बैंक को बंद करने का अगर डिसीजन लिया गया था, तो वहां के एम्प्लॉय यूनियन जो है डरा रहा था कि हम बड़े बड़े डिफॉल्टर्स का नाम जो है डिस्क्लोज करेंगे। तो तुम खुद सोचो कि कितने बड़े बड़े डिफॉल्टर्स हैं, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उनका नाम दबा दिया जा रहा है, पब्लिक को बताया ही नहीं जा रहा कि एनपीए हो गया है बोल के, राइट। नेक्स्ट, द एक्यूज्ड बिग शॉट्स ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग बैंक्स सिक by defaulting on banks and the recommending their closure. Within days, the industry association withdraw their recommendations. और इतना पॉलिटिकल प्रेशर हुआ, इतना लेबर यूनियन का प्रेशर हुआ कि जो बैंक को बंद करने का रिकमेंडेशन था उसको विड्रॉ कर लिया गया, राइट। तो कई सारे लोग जानबूझकर
भी डिफॉल्ट करते हैं, वो लोग इन अ पोजिशन टू पे हैं, वो लोग पे कर सकते हैं, बट जानबूझकर वो पे करना नहीं चाहते, राइट। नेक्स्ट, टारगेटेड लेंडिंग to ensure flow of credit into otherwise neglected areas like agriculture and small scale industries. Specific target lending were fixed. तो कई सारा टारगेट डिसाइडेड है कि एग्रीकल्चर में मिनिमम 50% लेंडिंग होना चाहिए, ये वाले सेक्टर में मिनिमम इतना परसेंट लेंडिंग होना चाहिए, क्योंकि वो सेक्टर बहुत पीछे है। तो सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बैंकों में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना लोन्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। To achieve the target become main objective, and in the process of desirability and feasibility considerations were compromised. तो कई बार टारगेट को अचीव करने के लिए हम फिजिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जिनको लोन नहीं देना चाहिए हम उनको लोन दे रहे हैं जस्ट टू मीट द टारगेट्स, और टारगेट के चक्कर में हम ऐसे लोगों को लोन्स दे रहे हैं जो विलफुली बाद में डिफॉल्ट करते हैं। क्लियर है? दिस अल्टीमेटली बर्डन द बैंक्स विद एनपीए, जिससे बैंकों का क्या होता है, एनपीए बढ़ता है, राइट। नेक्स्ट, लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ क्रेडिट बिकम्स वेरी वीक। द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड एज अ रूटीन मैटर, नो सीरियस स्क्रूटनी और फॉलो अप एक्शन वर टेकन। एक बार हम लोन दे दिए तो उसके पीछे हम सीरियसली उसको फॉलो अप नहीं करते रहते हैं, सामने वाले का बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या हुआ, हम उसको ठीक से फॉलो अप नहीं करते। अगर वो लोन का पैसा नहीं दे रहा तो हम टाइमली उसके ऊपर एक्शंस नहीं लेते हैं, जिसके वजह से एनपीए बढ़ता जाता है, राइट। इट हैपेंड दैट वेयर बैंक्स वर ऑलरेडी इनटू लीगल डिस्प्यूट्स, further loans were sanctioned. To follow up become so weak that if a particular officer went on leave, no other officer looked after the work to be performed by him. इतना बुरा हालत होता है कि सोच लो, राम अगर एक लोन को देख रहा है, राम छुट्टी में गया तो दूसरे आदमी उस लोन को फॉलो अप भी नहीं करते और वो लोन डिफॉल्ट होता रहता है, राइट। Nobody has ever made held responsible for negligence, for failure to intimate recovery proceedings. In the process, many debts become time barred. तो कई सारा टाइम बार्ड होगा ये, तो कई सारा डेट जो है टाइमली फॉलो अप नहीं होता है। और इंडिया में रूल है लिमिटेशन एक्ट का कि अगर तुम 3 साल पैसा रिकवरी करने नहीं गए तो बाद में तुम रिकवर नहीं कर सकते। तो बैंकों का तो बहुत पैसा इसलिए डूब गया कि 3-3 साल तक वो बैंक पैसा मांगने ही नहीं गया बोरोवर से, बोरोवर पैसा दे भी नहीं रहा और वो लोग मांगने भी नहीं गए, लीगल प्रोसीडिंग्स भी नहीं किए, केस भी नहीं किए, और 5 साल 10 साल बाद केस करने जाएंगे तो लॉ अलाउ नहीं करता, राइट। तो ऐसे बहुत सारे बैंकों का पैसा डूबा है इंडिया में, राइट। नेक्स्ट, टेंडेंसी टू हाइड। There has been strong tendency on the part of the officials to hide weaknesses. बहुत सारा बात छुपाते हैं वो लोग, so as to present they are doing well. The accounts which should have been classified as bad and doubtful debts were not shown to be, as no one pretext or the other. मतलब कई सारा अकाउंट जो है वो एनपीए हो जाना चाहिए, लेकिन जानबूझकर उसको एनपीए क्लासिफाई नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब एनपीए हो जाना चाहिए लेकिन जानबूझ के छुपाया जाता है उस बात को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छा दिखाने के लिए एनपीए क्लासिफाई ही नहीं करते, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द ग्राउंड दैट सफिशिएंट सिक्योरिटी इज अवेलेबल, ये बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं आया तो सफिशिएंट सिक्योरिटी अवेलेबल है। लेकिन कई बार ये सिक्योरिटी या तो पूरा नहीं पड़ता है बाद में बैंक का लोन चुकाने के लिए, राइट। The security in fact may not be enforceable. Number of manipulations were possible due to complexity of the preparation of balance sheet of the bank. In addition to the above, the following factor also causes NPA of banks. क्या-क्या और reason है? Financial crisis of the bank, poor lending norms, है ना, strict rules regulations नहीं है लोन देने के लिए, लोगों का अर्निंग कम है तो लोग चुका नहीं पाते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर को ज्यादा लोन दिया जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा लोन देते हैं जिसमें सबसे ज्यादा एनपीए होता है। इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक इनएफिशिएंट है पैसा कलेक्शन करने में, क्लियर है। नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑफ एनपीए। एनपीए होने से क्या होता है, तुम खुद सोचो, तुम किसी को पैसा दियो, पैसा डूब गया तो क्या होगा, इससे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आएगा बैंक और कंट्री के इकोनॉमी के ऊपर। इट विल हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट on the financial health of the bank as well as the entire economy.
द हाई लेवल ऑफ एनपीए रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ बैंक टू लेंड विच लीड्स टू स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी। कंट्री स्लो डाउन हो जाएगा, कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि बैंक का पैसा डूब जाएगा, तो बैंक सक्षम नहीं रहेगा लोन्स देने में लोगों को, राइट। एनपीए ऑल्सो इरोड द कैपिटल, इरोड मतलब इवेड, मतलब ये क्या बोलते हैं, इरोजन मतलब हटा देना, मतलब जो कैपिटल है वो कैपिटल खत्म हो जाता है बैंकों का, और बैंक जो है अब लोन्स नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से लोगों का भी भरोसा बैंकों के ऊपर से उठता जा रहा है, राइट। फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेजर इफेक्ट्स ऑफ एनपीए। और क्या क्या होगा एनपीए होने से? पहला, बैंकों का लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, बैंक ज्यादा लोन्स नहीं दे पाएगा, कैपिटल खत्म हो जाएगा बैंकों का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा, कोई इन्वेस्टर बैंकों में पैसा लगाना नहीं चाहेगा क्योंकि बैंक प्रॉफिटेबल नहीं है अब, और इकोनॉमिक स्लोडाउन हो जाएगा और लोगों का जॉब लेस हो जाएंगे, क्योंकि बैंक बंद हो जाएगा, तो बैंक बंद होगा तो बैंकों में जो लोग काम करते हैं उनका भी लॉस होगा, जॉब चला जाएगा, प्लस बैंक जिनको लोन्स देता था वो बिजनेस चल पाता था, बिजनेस भी नहीं चलेगा, इकोनॉमिक स्लोडाउन आ जाएगा, तो कंट्री के अंदर बिजनेस अगर नहीं चलेगा तो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज एनपीए, व्हाट आर द रीजंस ऑफ एनपीए एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एनपीए ऑन द इकोनॉमी। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाकी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। एनपीए के ऊपर इतना पढ़ने से सफिशिएंट होगा एग्जाम्स के लिए। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।